तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यावर्त में। दोस्तों हम लोग टॉपिक नंबर 48 लूसेंट का पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। इसमें से आपको 50% तो याद ही होगा। जैसे कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नया राज्य में प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है तथा पहले अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो नया राज्य को घुसाना या स्थापना करना अनुच्छेद 2 में है, और सीमा में परिवर्तन करके नया राज्य बनवाना ये अनुच्छेद 3 में है ना। पहले नया राज्य घुसाइए 2 में और फिर 3 में सीमा को परिवर्तन करके बनाइए। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक होंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ से समय से भारत में रह रहे हो। 53 क्या होता है? अनुच्छेद 53 एक ही बार। तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? तो संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित रहती है अनुच्छेद 53 के तहत। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 कहता है, और उससे 10 जोड़ दीजिए। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो एक मंत्री परिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे और जिसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य का संपन्न करेगा। तो 53 आपको याद हो गया। संघ की कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति में निहित रहेगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में? तो राष्ट्रपति में निहित रहेगी। कौन कहता है? आर्टिकल 53 कहता है। 64 क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होगा। 64 कहता है। 74 क्या कहता है? तो एक मंत्री परिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा की किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 आपको पता है महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 78 आपको याद होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझेगा तब। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों का क्या दे? तो मंत्रिपरिषद को निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। तो 76-78 प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, महान्यायवादी से रिलेटेड है। 76-78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य से है। अनुच्छेद 89 संसद का गठन। 89, 79, 80, 81 हम लोग देखे थे, सरल असरल राज्यसभा लोकसभा। और 86 में क्या है? तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। संसद को संबोधित करने का अधिकार है 86 में। और क्या है? 78 में है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और 86 में राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने का अधिकार है। 86 राष्ट्रपति के संसद को संबोधित करने का अधिकार है और 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। 89 देख लिए हम लोग। 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ये अनुच्छेद 89 है। और ये अनुच्छेद 108 क्या कहता है? तो यह किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो क्या होगा? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 108 में है संयुक्त अधिवेशन। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 109 में धन विधेयक के संबंध में क्या है? तो विशेष प्रक्रिया है। तो अगर धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया बोले तो 109 हो जाएगा। ऐसे धन विधेयक बोले, धन विधेयक की परिभाषा बोले तो 110 हो जाएगा। और धन विधेयक की प्रक्रिया बोले तो 109 हो जाएगा। तो 109 धन विधेयक की प्रक्रिया है और 110 धन विधेयक की परिभाषा है। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। संसद के दोनों सदन में जब पारित हो जाएगा विधेयक तो ये राष्ट्रपति को जाता है, ऐसा अनुच्छेद 111 में लिखा गया है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत भी कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद और राष्ट्रपति को पास भेजा तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर पाएगा, धन विधेयक को छोड़ के, मतलब धन विधेयक को ही लेके। 112 में हम लोग बजट देखे थे, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बोला जाता है। और प्रत्येक वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश करवाया जाता है, पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो संसद के अवकाश है। सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो अध्यादेश किसमें है? अध्यादेश राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 में लिखा गया है। आर्टिकल 123 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश
अनुच्छेद 124 में क्या है, तो इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रवर्णन है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, तो एक अभिलेख न्यायालय है। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। 129 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में है। और 123 में संसद का अवकाश जब नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके अधिकार, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक ना। संसद के अवकाश नहीं चलने पर राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 129, सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत। 131 में सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, तो 31 में अधिकारिता है। 31 में क्या है, अधिकारिता है। 31 में अधिकारिता है, 31 में अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता 131 में है। 148 आपको पता ही होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है CAG, है ना, कैग। और 163 तो राज्यपाल के कार्यों से सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों के में एक मंत्रिपरिषद और उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। 163 में है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए, सुझाव देने के लिए राज्यपाल के कार्यों में कौन रहेगा, तो राज्यों में एक मंत्रिपरिषद और उसके शीर्ष पर सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद और उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री रहेगा। किसके, तो राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सुझाव देने के लिए। ये आर्टिकल 163 में लिखा गया है, ठीक ना। और इस पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव के लिए बाध्य नहीं रहेंगे, वो अपने स्वविवेक से कार्य करेंगे राज्यपाल। ऐसा रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो आर्टिकल 163 में लिखा गया है राज्यपाल के कार्यों की सहायता कौन देंगे, मंत्रिपरिषद देंगे। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, तो राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। राज्यों में विधान परिषदों की जो संरचना है, राज्यों में क्या है, विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति जो है विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद के द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 देखिए, अनुच्छेद 200 क्या कहता है, तो राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक, राज्यों की विधायिका के द्वारा पारित विधेयक जो है राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक, राज्य के जो विधायिका है, राज्यों की विधायिका, तो राज्यों की विधायिका जो है पारित विधेयक जो है, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसके समक्ष, तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है। तो अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है, तो राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, पर वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे अस्वीकृत भी कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भी भेज सकता है, राज्यपाल। और पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाए तो उस पर अस्वीकृत नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। तो 200 किससे रिलेटेड है, राज्यपाल के विचारों से। अनुच्छेद 213 जो है, राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 123 बोले तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है और 213 बोले तो राज्यपाल का अध्यादेश है। कितना अच्छा है, 213 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 राज्यपाल का अध्यादेश, है ना। कब, जब राज्य विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो। तो अनुच्छेद 214 देखिए, तो सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। सभी राज्यों के लिए क्या होगी, उच्च हाईकोर्ट की व्यवस्था होगी। सभी राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था किया गया था, 214 में लिखा गया है। अनुच्छेद 214 में क्या लिखा गया है, तो सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। सभी राज्यों के लिए क्या होगा, तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 214 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 226 तो आपको याद ही होगा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय के लेख जारी करने की शक्ति है, रिट जो है 226। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 235 में क्या लिखा है? तो उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण है अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालयों का नियंत्रण किस पर रहेगा? तो अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 235 में लिखा गया है उच्च न्यायालयों का नियंत्रण उसके नीचे वाले न्यायालयों पर रहता है। और 233 क्या कहता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। जो भी जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और उच्च न्यायालय के परामर्श से। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 आर्टिकल 233 के तहत। और 235 तो देख ही लिए थे, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। उच्च न्यायालयों का नियंत्रण किस पर रहेगा? तो उसके नीचे वाले जो है सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। हाई कोर्ट का नियंत्रण 235 कहता है, आर्टिकल 235 कहता है। अनुच्छेद 239 क्या कहता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व भी सौंप सकता है या फिर एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके प्रशासक कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होता है। जैसे चाहे वैसा कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 239 में लिखा गया है। अनुच्छेद 243 में क्या लिखा गया है? तो इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। हम लोग देखे थे 243। अनुच्छेद 243 किसे है? पंचायत और नगरपालिका के गठन से है। अनुच्छेद 245 जो है 243 देख लिए थे पंचायत नगरपालिका। 245 बोला जाए तो संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए राज्य विधानपालिका अपने राज्य या फिर इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 245 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 248 आपको याद होगा, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। जो विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित है। आर्टिकल 248 में लिखा गया है। अनुच्छेद 249 में देखिए, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा का 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। तब क्या हो जाए? तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। तब राज्यसभा। चलिए आगे देखा जाए। 262 में कह रहा है अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं या फिर नदी घाटियां हैं उनके जल के वितरण और नियंत्रण में से संबंधित जो भी विवाद होगा इसके लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकेगा। 262 में लिखा गया है अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में। अनुच्छेद 263 में क्या है? तो केंद्र और राज्य संबंधों में विवाद है। विवादों का समाधान करने पर परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकेगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद हम लोग पीछे देखे थे, अनुच्छेद 263 में था। और ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या कर रहा था? तो केंद्र राज्य संबंध का विवादों का समाधान कर रहा था अंतर्राज्यीय परिषद, जो आर्टिकल 263 में देखने को मिला था। आगे क्या है? अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्टियाँ एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 266 में लिखा गया है बिना विधि के कोई भी उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता है संचित निधि में से। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 267 क्या कहता है? तो संसद विधि के द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। पहले बोल दिया कि नहीं निकाल सकता है, लेकिन अकस्मात के लिए निकाल सकता है। 267 में जोड़ दिया गया। 266 267 एक साथ याद रखना है। अनुच्छेद 275 क्या है? तो देखिएगा, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता में अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 275 में किसके द्वारा? तो केंद्र के द्वारा जो राज्य है राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 275 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 280 में क्या लिखा गया है? तो
राष्ट्रपति हर 5वें साल एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। राष्ट्रपति हर 5 साल पर एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। आर्टिकल 280 में लिखा गया है, 280 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेंगे, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। ठीक ना। अब 300 के कौत आपको याद ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस अनुच्छेद 300 के क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। मतलब कि संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। ठीक ना। 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित कर दिया गया राज्य संपत्ति के अधिकार को। ठीक ना। जो पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था संपत्ति, अब उसको क्या कर दिया गया, तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा 300 के क जोड़ के कानूनी अधिकार कर दिया गया, मतलब वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित कर किया गया। अनुच्छेद 312 क्या है, तो राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है, तो विशेष बहुमत के द्वारा अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन कर सकता है, राज्यसभा, ऐसा लिखा गया है 312 में, आर्टिकल 312 में। 315 में क्या लिखा गया है, तो संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 315 में क्या लिखा गया है, संघ और राज्यों के लिए यूपीएससी बीपीएससी की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 315 में लिखा गया है 3-5-15 लोक सेवा आयोग 3-5-15। तो 324 क्या है, तो चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी। चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण जो है, नियंत्रण संबंधी जो भी समस्त शक्तियाँ हैं वो चुनाव आयोग में निहित रहेगी। किसमें निहित रहेगी, चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अनुच्छेद 326 क्या कहता है, तो लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा। लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव जो होता है वह वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा। कैसा होगा, तो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है। लोकसभा में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 331 क्या कहता है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। एक 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक ना। एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया गया, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, एंग्लो इंडियन को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 332 क्या कहता है, अनुच्छेद 332, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है वो 332 के थ्रू है। अनुसूचित जाति और जनजातियों का विधानसभा में क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 क्या कहता है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं उनका विधानसभा में मनोनयन करना 333, और 331 भी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए ही है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। 335 किसके लिए है, तो यह अनुसूचित जाति जनजातियों के पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सेवा और पद का आरक्षण का प्रावधान करता है 335। 338 क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ये क्या है, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC के लिए है अनुच्छेद 338। और 338 के क जो है वो ST के लिए है। किसके लिए है, ST के लिए है। हम लोग पीछे देखे थे। अनुच्छेद 340 किसके लिए है, तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। यह पिछड़े वर्गों के लिए दशाओं के लिए अन्वेषण था 340। 343 किस लिए है, तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ये 343 में लिखा गया है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 क्या है, तो यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो
और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मान्यता दी जाए तो उनकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 347 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 351 में क्या लिखा गया है, तो यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। तो यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए क्या करे, तो अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 352 में क्या लिखा है, तो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा अच्छा यदि वह समझता है कि भारत के उसके किसी भाग में सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह का फलस्वरूप खतरे में है। 355 किस लिए है, तो इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। किसका, संघ का। 356 राष्ट्रपति शासन है। यह किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य के संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 360 क्या है, वित्तीय आपात है। तो यह राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत का इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। 365 किस लिए है, तो यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहा है, यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा भेजा गया जो भी कार्यकारी निर्देश है उसको पालन करने में असफल रहा तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं रह गई है, अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का जरूरत पड़ जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या है, तो आपको पता ही होगा संविधान संशोधन से रिलेटेड है। 370 आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन करता है। और 371 आपको पता होगा कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर। इन सब राज्यों के विशेष क्षेत्रों के लिए क्या कर सकता है, तो विकास के लिए राष्ट्रपति जो है वो बोर्ड स्थापित कर सकता है, राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। 371 में ऐसा लिखा गया है। और अनुच्छेद 394 के क में क्या है, तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। तो हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा राष्ट्रपति, अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा। ये 394 के क में लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो अपने अधिकार से क्या कर सकता है, संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकता है। संविधान का किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। 394 के क में है। और लास्ट 395 किस लिए है, सबसे लास्ट अंतिम आर्टिकल, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को, इसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, जो भारत सरकार अधिनियम 1953 था, तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों जो था, पहले का अधिनियम जो था, इसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल नहीं है, तो प्रिवी काउंसिल क्षेत्र अधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, उसको रद्द किया जाता है अनुच्छेद 395 के तहत। तो आशा करते हैं यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक ना। इसको देखते रहिएगा। और आगे हम लोग टॉपिक नंबर 49 पढ़ते हैं जो कि संशोधन से रिलेटेड है, प्रमुख संशोधन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख संशोधन, ठीक ना। तो 2 पेज है, ज़्यादा ना है। इसको हम लोग देखते हैं और इम्पोर्टेंट ही मात्र देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको 2 बार 3 बार पढ़े जाएगा और बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा उसको 1 बार पढ़ के निकल जाया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला संशोधन 1901, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। पहला संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के संबंधित जितना भी मौलिक अधिकार थे उसको लागू किए जाने से संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको पता होगा पहला संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951, और जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ और इसके अंतर्गत 1951 की जो जनगणना थी, जनगणना के आधार पर जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 2051 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में क्या किया गया, तो कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे उसके पुनर्व्यवस्थित किया गया है ना, दूसरा संशोधन के द्वारा। तीसरा संशोधन हुआ था 1954 में, 1 साल छोड़ के, ठीक ना। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची के
33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। तीसरा संशोधन 1954 में हुआ और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित के समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 में हुआ। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय की इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। पाँचवा संशोधन 1955 में हुआ था, तो चौथा और पाँचवा दोनों 1955 में ही हुआ है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। छठा संशोधन 1956 क्या कहता है, इस संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन करके अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार किया गया। तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन किया गया और अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर क्या किया गया, तो टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। 7वां संशोधन जो है 1956 में किया गया था ये भी, और इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 7वां संशोधन के द्वारा पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ठीक ना, और उसमें कौन सा संशोधन के द्वारा, तो 7वां संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य का विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित भी किया गया। आठवां संशोधन 1959 में हुआ था। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 8वां संशोधन के अंतर्गत जो 1959 में हुआ था, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी जो प्रावधान थे 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था। 9वां संशोधन जो था 1960 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबाड़ी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। 9वां संशोधन 1960 में प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। प्रथम अनुसूची में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में 1958 की संधि किया गया और 7 शर्तों के अनुसार क्या किया गया, तो बेरूबाड़ी, खुलना, ये सब जितना भी क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दिया गया। तो बेरूबाड़ी और खुलना जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान को दिया गया किस संशोधन के तहत, तो 9वां संशोधन 1960 के तहत। और उसमें क्या परिवर्तन करके, तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके 9वां संशोधन 1960 बेरूबाड़ी और खुलना किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। 10वां संशोधन कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 1961 में क्या किया गया, जो दादर नगर हवेली था पहले वो अलग था, है ना, जो पुर्तगालियों के क्षेत्र में आता था, तो उसको क्या किया गया, 10वां संशोधन करके उसको भारत में मिला लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है 9वां 10वां, ध्यान रखिएगा। 9वां संशोधन 1960 जो पाकिस्तान को दिया गया और 10वां संशोधन 1961 जो दादर नगर हवेली को मिला के उसको राज्य का दर्जा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 11वां संशोधन 1961 में ही हुआ था। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन करके इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
तो 11वां संशोधन 1961 क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन के प्रावधान हैं उसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करके इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता होगा तो आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन की चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रावधानों के परिवर्तन को लेकर है 12वां संशोधन 1962 में किया गया और इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन, दीव और भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। और यहाँ पे क्या था 10वां में दादर और नगर हवेली, यहाँ पे गोवा, दमन, दीव है। अच्छा, दमन दीव है, दमन दीव को 12वां संशोधन करके गोवा, दमन, दीव को 12वां संशोधन करके और 10वां वाला में दादर नगर हवेली को मिलाया गया था। दादर नगर हवेली को मिलाया गया था 10वां संशोधन 1961 में। 10वां संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली को मिलाया गया और उससे ऊपर हम लोग 9वां देखे थे तो उसमें बेरूबारी और खुलना पाकिस्तान को दिया गया था 1960 में। 9वां संशोधन 1960 में जो हुआ था। और 12वां हम लोग संशोधन में देखे थे कि गोवा और दमन दीव को भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश में मिला लिया गया। गोवा, दमन, दीव को क्या किया गया तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। 13वां संशोधन 1962 में देखते हैं क्या हुआ है। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा, तो 13वां संशोधन। तो नागालैंड में जो मर जाता है उसका 13वीं कर देता है, सब क्या कर देता है, 13वीं कर देता है और खा जाता है, ऐसा मानना गलत है। 14वां संशोधन 1963 देखते हैं, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। अब देखिए, पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया कौन सा संशोधन करके, 14वां संशोधन करके। पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी 14वां संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया भारत में। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद का भी स्थापना किया गया। बाकी साथ में साथ क्या कर दिया गया, 14वें संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया, तो जितना भी था केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, जिसको मिलाया गया था उसमें विधान पालिका और मंत्री परिषद की स्थापना किया गया। विधान पालिका और मंत्री परिषद की स्थापना किया गया। 14वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1963 में जो किया था 14वां संशोधन। और इसी के थ्रू किसको मिलाया गया था, पुडुचेरी को भारत में मिला लिया गया था। पुडुचेरी को मिला लिया गया था और साथ ही साथ में और क्या किया गया, तो सभी जो थे हिमाचल प्रदेश हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव और जो पहले से पुडुचेरी था, मतलब जिसको मिला लिया गया था, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उसको विधान पालिका और क्या किया गया, मंत्री परिषद की स्थापना किया गया 14वां संशोधन के द्वारा। 13वां तो याद ही होगा, नागालैंड से संबंधित है। 15वां संशोधन 1963, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति का आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। हाईकोर्ट के न्यायालयों के न्यायाधीश जो होते थे उनकी सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। 16वां संशोधन किस लिए था, इसके द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंतर्गत में भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा जोड़ा गया था। ठीक ना, तो मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा, ये जो था किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 16वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक ना, शपथ में जो था, शपथ ग्रहण करते समय ये लाइन को जोड़ा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूँगा। पहले ये नहीं था, इसको 16वां संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक ना, तो देखिए कह रहा है कि इसके द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में जो मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखा गया। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत ये सब लाइन को जोड़ा गया। ठीक ना, मैं भारत को स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूँगा 16वां संशोधन अधिनियम के द्वारा 1963 में जोड़ा गया। तीसरी अनुसूची में जो है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है ना, दूसरा में वेतन है, तीसरा में शपथ है, तो वही शपथ में ये लाइन जोड़ा गया। कौन सा संशोधन करके, तो 16वां संशोधन करके। आगे बढ़ते हैं, 17वां संशोधन देखते हैं। तो इसमें संपत्ति के अधिकारों में, जो संपत्ति था, संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। जिनकी वैधता की जो परीक्षा है
वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। तो कह रहा है कि इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। 18वां संशोधन 1966 इसके अंतर्गत पंजाब और भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 18वां संशोधन करके। पंजाब को भाषाई आधार पर बनाया गया पंजाबी और हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा के रूप में गठित किया गया। 18वां संशोधन 19वां संशोधन क्या करता है, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया। जो चुनाव आयोग बना था उसके अधिकार के में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों का जो चुनाव याचिकाएँ थे उसके सुनने का अधिकार दिया गया। उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएँ सुनने का क्या दिया गया, अधिकार दे दिया गया। 19वां संशोधन 1966 में। बाप रे, 1966 में कितना सारा संशोधन हुआ है, 3 गो। अब आता है 21वां संशोधन, नहीं 20वां देखते हैं। 20वां भी 1966 में हुआ है। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967 में क्या है, तो इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी को हम लोग 1967 में देखे थे, 21वां संशोधन था ना, याद आया। 22वां संशोधन 1969 क्या है, तो इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। तो मेघालय राज्य बनाया गया किससे अलग करके, असम से अलग हुआ है मेघालय राज्य, ध्यान में रखना है। असम से टूट के अलग हुआ है तो मेघालय बना है। मेघालय किससे टूटा है, तो असम से टूटा है। और 22वां संशोधन 1969 करके इसको अलग किया गया था, मेघालय राज्य बनाया गया था 22वां संशोधन करके तहत। 23वां संशोधन 1969 क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आधार आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। ये 24वां संशोधन 1971 के द्वारा किया गया था। 25वां संशोधन 1971 में ही हुआ था और इस संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती किया गया। 25वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसमें कटौती किया गया और अनुच्छेद 39 के ख और ग में वर्णित निदेशक तथ्यों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संशोधन 1971 में भी हुआ था और इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्य जो थे, पहले के जो देशी राज्य थे, उनके शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971 देखते हैं। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन सा अधिवेशन के द्वारा, संशोधन के द्वारा, तो 27वां संशोधन के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन उठा सकता है। तो 27वां मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 29वां अब आते हैं तो 1972 में संशोधन हुआ था 29वां। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार, केरल के जो भूमि का सुधार था उसमें संशोधन किया गया और अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिसके इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। तो जो 9वीं अनुसूची में आ गया वो इसको हम लोग संवैधानिक वैधता को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकते हैं। 31वां संशोधन 19, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। तो 31वां संशोधन याद रखना है 1973 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया था 31वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा लोकसभा के जो सदस्य थे उसकी संख्या 525 से 545 कर दी गया और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 को कर दिया गया। जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको प्रतिनिधियों को 25 से घटाकर कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974 में हुआ था। देखिएगा, कह रहा है कि इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में आए या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह भी अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे, दबाव में नहीं करे। 34वां संशोधन 1974
इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित जो है 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974। इसके अंतर्गत सिक्किम का जो संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दे दिया गया। तो सिक्किम को भारत में प्रवेश दिलाया गया कौन सा? 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। 35वां संशोधन 1974 के द्वारा 1936 में, एक साल के बाद। और संशोधन था 35वां संशोधन 1974, ठीक ना। सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 36वां संशोधन 1975 अगर आए, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत में 22वां राज्य बनाया गया था। अच्छा, एक सेकेंड। जो 35वां संशोधन 1974 था ना, इसके अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। पहले उसको संरक्षित राज्य के दर्जा को समाप्त किया गया 35वां संशोधन के द्वारा। फिर 36वां संशोधन किया गया, उसके द्वारा उसको सिक्किम भारत को राज्य का 22वां राज्य बना दिया गया। तो ये भारत का उस 22वां राज्य बना था सिक्किम कौन सा राज्य बना था? भारत का, तो 22वां राज्य बना था। तो 35वां और 36वां किससे रिलेटेड है? तो सिक्किम से रिलेटेड है। 35वां में पहले उसको ख़त्म किया गया, उसको संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, उसके बाद भारत में उसको मिला लिया गया 36वां संशोधन 1975 में। तो 35-36 सिक्किम से रिलेटेड है, पहले उसको ख़त्म किया गया, उसके फिर उसको मिलाया गया। 37वां संशोधन अब आते हैं। इसके अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें क्या किया गया? तो मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 ईस्वी, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उसके निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। न्यायिक परीक्षण से क्या कर दिया गया था? मुक्त कर दिया गया था निर्वाचन संबंधी विवाद को 39वां संशोधन 1975 के द्वारा। अब आता है 41वां संशोधन 1976। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 कर दिया गया और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति अधिकतम आयु 65 कर दिया गया। सबसे ज़्यादा आता है 42वां संशोधन, किसी को इसको मिनी क्या बोला जाता है? मिनी संविधान बोला जाता है ना। तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 42वां 1976 और 44वां 1978। 42वां संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष नहीं है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, ध्यान रखना है। संविधान की प्रस्तावना में जो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द को जोड़ा गया, ध्यान रखना है। सभी नीति निर्देश सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गया। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर क्या किया गया? तो सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 के क, जो भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क जो था, यही 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। और संपत्ति वाला 44वां में चल जाएगा, ठीक ना। और मौलिक कर्तव्य 51 के क 42वां संशोधन जोड़ा गया था, भाग 4 के क। इसके द्वारा संविधान की न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर रख कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय की परीक्षण करेगा। फिर से देखिए, कह रहा है कि इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभाओं की जो अवधि थी, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से बढ़ के 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर उसको कम भी कर दिया गया, ठीक ना, 44वां संशोधन के द्वारा 1978 में। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की पहले
6 किया गया, 5 से 6 कर दिया गया, फिर 44वां में 6 से 5 कर दिया गया, ठीक। तो 42 और 44 को एक साथ याद रखिए। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। 5 से अधिक न्यायाधीश होंगे और उस पर 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। वन संपदा, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, इसको पहले राज्य सूची में रखा गया था, बाद में इसको समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। और न्यायाधीशों के बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होना चाहिए, ये 42वां में ही था। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। इसने क्या किया, तो इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी जो गतिविधि है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित किया। 44वां संशोधन 1978, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या लिखा गया, सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। तो राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया और आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके। तब इसके द्वारा जो था संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों के श्रेणी में रख दिया गया 44वां सन 1978 के द्वारा। और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि जो 6 वर्ष था उसको घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिक प्रदान की गई। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिक प्रदान किया गया। 50वां संशोधन 1984, इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिया गया। 52वां संशोधन 1985 में देखिएगा, 52वां संशोधन 1985, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो पूछेगा 52वां संशोधन अधिनियम कब आया था, 1985 में आया था। कब आया था, 1985 में आया था। और इस संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया था, तो राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। दल बदल 52वां 1985 में आया था। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ना जो दल बदल करते हैं। इस दल को छोड़कर दूसरे चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी ने 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता का लागू नहीं करेगा। अगर 1/3 निकल के चल गए तो उस पर अयोग्यता का लागू नहीं किया जाएगा। अगर एगो चल जाएगा तब तो उस पर दिक्कत है। अगर पूरा 1/1/3 लोग चल जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। तो दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 10वीं अनुसूची में है दल बदल और 1985 में 52वां संशोधन करके इसको लगाया गया था। अब आता है 53वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर 53वां संशोधन 1986 के द्वारा। 54वां संशोधन देखिए, इसके द्वारा संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। 54वां संशोधन 1986 ईस्वी के इसके द्वारा क्या किया गया, तो संविधान की 2री अनुसूची जो है, 2री अनुसूची में क्या है, वेतन। तो संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों का जो वेतन है उसमें वृद्धि करके अधिकार संसद को दिया गया। उसमें वृद्धि का अधिकार किसको दे दिया गया, संसद उसमें वृद्धि कर सकते हैं 54वां संशोधन 1986 के द्वारा।
अब आता है 55वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया 55वां संशोधन के द्वारा। 55 से रिलेट कर लेना है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल 55 रुपया, अरुणाचल जाना है तो 55 रुपया लगेगा। और कहाँ कहाँ जाना है जी? मिजोरम जाना है तो 53 रुपया लगेगा। मिजोरम जाना है तो 53 रुपया, अरुणाचल जाना है तो 55 रुपया। 57वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आरक्षण 56वां छोड़ दिया गया। अच्छा, गोवा को एक राज्य दर्जा दिया गया। देखिए 56 रुपया में गोवा जा सकते हैं। 56 रुपया में गोवा जाइए, 55 रुपया में अरुणाचल प्रदेश जाइए और 53 रुपया में मिजोरम जाइए। कहाँ था जी? मिजोरम में ना था? हाँ, देखिए याद तो हो रहा है। 56 रुपये में कहाँ जाना है? तो गोवा जाना है। 56 रुपया लगेगा, ज़्यादा लगेगा तब जाके गोवा। तो गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संशोधन 1987 के तहत। और तथा दमन द्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों को परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया था। 58वां संशोधन 1987। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 के क जुड़ा गया था 58वां संशोधन 1987 के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया गया था? तो राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। हिंदी संस्करण प्रकाशित करिए 58वां संशोधन 1987 के तहत भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 के क जुड़ा गया था। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो हिंदी संस्करण से प्रकाशन करवा सकते हैं। हम लोग पीछे भी देखे थे। अब आता है 60वां संशोधन, है ना। 60वां संशोधन 1988 में हुआ था और इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया। मैंने एगो जीरो बैठा दिया गया। 60 वाला जीरो उठा के इसमें रख दिया गया। 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। कैसा? तो आय अंतर्गत व्यवसाय टैक्स की सीमा को 250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया 60वां संशोधन 1988 के तहत। अब आता है 61वां संशोधन। आपको तो याद ही होगा, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संशोधन 1989 में आया था। 61वां कब आया था? 61वां संशोधन जो आया था 1989 में आया था। अब 65वां कब आएगा? तो 1990 में आया था 65वां संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो 338 आपको पता ही होगा। 338 के क में है जनजाति और 338 में है जाति, जो कि 65वां संशोधन 1990 के द्वारा किया गया था। 65वां संशोधन 1990 के द्वारा। आगे देखा जाए 69वां संशोधन 1991। 69वां संशोधन 1991 इसकी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो अगर दिल्ली जाना हो आपको तो कितना रुपया लगेगा? 69 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? दिल्ली जाना हो तो 69 रुपया लगेगा। 76 रुपया कहाँ जाना था? 76 रुपया आपको गोवा जाने में लग रहा था। 69 रुपया आपको लग रहा है दिल्ली जाने में। 69 रुपया लग रहा है दिल्ली जाने में। तो 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाया गया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में। 17वां संशोधन अब देता है 17वां मतलब 17वां संशोधन 1992। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 1992। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। आ गया ना 71वां संशोधन। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची में, जो 15 से 3 को कितना हो गया? 18 हो गया 71वां संशोधन 1992 में। और हम लोग पीछे क्या देखे थे? सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में जोड़ा गया था और 21वां संशोधन के द्वारा, ठीक ना, सिंधी को जोड़ा गया था। अब 71वां संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भाषा में सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन क्या होता है? तो 1993 में आता है और इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। तो 73वां संशोधन किससे रिलेटेड है? 11वीं अनुसूची से जोड़ा गया 73वां संशोधन, और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 जोड़ने के बाद इसमें अनुच्छेद 243 लेके अनुच्छेद 243 के क से 9 तक अनुच्छेद रखा गया। अब
आपको 73वां याद होगा, उसके बाद अब 74वां भी याद होगा। 1993 में दोनों आया था। अब इसमें क्या किया था, इसमें नगर पालिका आपको देखने को मिलेगा। देखिए सेम चीज़ वही पढ़ने को दोबारा मिल रहा है। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल किया गया। 73वां संशोधन में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ये पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पंचायती राज 73वां संशोधन करके, और 74वां संशोधन करके नगर पालिका को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में 74वां संशोधन करके 1993 में ही 12वीं अनुसूची में जो बनाया गया, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। अब देखिए, अब उसमें तो भाग 9 था 73वां संशोधन में, अब इसमें जो है 9 के क जोड़ा गया, ठीक ना, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। और इस संशोधन में द्वारा संविधान के भाग 9 के क जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद देखा जाए तो 343 से स्टार्ट होगा, 343 के य द तक यह अनुच्छेद है। सॉरी, 243 से लेकर 243 य द तक इसका अनुच्छेद है। 243 त से लेके 243 के त से लेके 243 के य द तक यह अनुच्छेद है, भाग 9 के क जोड़ा गया। आगे नोट में दिख रहा है, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से लेकर 74वां 1/6/1993 से प्रवृत्त हुआ है। 73वां कब से शुरू हुआ? 25 अप्रैल 1993 से। और 74वां कब से शुरू हुआ? 1 जून 1993 से। पहले 73वां फिर 74वां। 76वां मतलब 76वां संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। वाह! पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली जो अधिनियम था, अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु सरकार द्वारा। 78वां संशोधन 1995 ईस्वी। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। 78वां संशोधन 1995। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित जो है 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। और इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित जो अधिनियम है, सम्मिलित अधिनियम की कुल संख्या 284 हो गई। 79वां संशोधन 1999। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था किया गया कि अब राज्यों का प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि की 29% हिस्सा ही मिलेगा। संविधान का 80वां संशोधन 2000 में आया था। 80वां आया था 2000 में, और यह संशोधन जो था ना 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। 10वां वित्त आयोग की सिफारिश पर। और इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों के एकत्र राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संघ और राज्यों के बीच टैक्स के एकत्र जो हो रहा है राजस्व, उसका बंटवारा का व्यवस्था में बदलाव करना। आयकर हो गया, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क और रेल यात्री किराए पर कर के स्थान पर अनुदानों की जगह अब राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का 26% भाग देने का प्रावधान किया गया। संविधान का 81वां संशोधन 2000 में हुआ था। संविधान का कौन सा? 81वां। 80वां और 81वां दोनों 2000 में ही हुआ है। देखिए, कह रहा है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जो है SC और अनुसूचित जनजाति जो है ST, इनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कैरी फॉरवर्ड को वैध बनाना था। पहले ऐसी रिक्तियाँ सीमित समय के लिए ही रोकी जाती थी। पहले ऐसी रिक्तियाँ जो होती थी वो सीमित समय के लिए ही रोकी जाती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद इन पदों को भविष्य में भी भरा जा सकता है। अगर रोक दिया गया है तो इन फ्यूचर में जो बचा रहेगा वो उसको भविष्य में भर दिया जाएगा। यह संशोधन अनुच्छेद 16 के 4B के रूप में संविधान में जोड़ा गया। आगे क्या कहता है? 82वां संशोधन 2000। ये भी 82वां और 83वां जो भी है 2000 में ही आया है। 80वां, 81वां, 82वां, 83वां सब 2000 में आया है। तो इस संशोधन 82वां में कह रहा है कि इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब उसमें सबसे पहले प्रोन्नति दिया जाएगा, सबसे उन्हीं लोगों को, SC ST को प्रोन्नति भी देना होगा तो पहले उनको, फिर उनके बाद वाला को।
82वां संशोधन के द्वारा। अब 83वां संशोधन में क्या किया गया था? 83वां संशोधन में तो इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। क्या कह रहा है 83वां संशोधन? तो इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है, आरक्षण का प्रावधान नहीं करने की छूट प्रदान की गई है। ठीक ना, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट ऐसा किया गया था, कोई है ये नहीं है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में ऐसा किया गया था। 84वां संशोधन 2001। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने के प्रावधान किया गया। 85वां संशोधन 2001। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। वही पद उन्नति में भी क्या होगा? आरक्षण दिया जाएगा। 86वां संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया और इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तो अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 86वां संशोधन 2002 में आया था। ठीक ना, 86वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने का संबंधी प्रावधान किया गया है। ये उसका मौलिक अधिकार है ना। 87वां संशोधन 2003। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दिया गया। 88वां संशोधन 2003। सेवाओं पर कर का प्रावधान है। 89वां संशोधन 2003। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का व्यवस्था है। 90वां संशोधन 2003। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 91वां संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 361 के बी जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। ठीक ना, मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया 91वां संशोधन 2003 के द्वारा। और इस संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया था। 91वां संशोधन किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो 75 में संशोधन किया गया था। 91वां संशोधन 75 आर्टिकल में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 361 के बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 361 के बी जोड़ा गया। और इस संशोधन में अधिनियम द्वारा यह किया गया कि मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। आकार निश्चित है मंत्रिपरिषद 15%। कितना? 15%। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या नहीं होगा यहाँ पे। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्यों में यहाँ पे गलत हुआ है, विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा होगा। किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अब यहाँ पे राज्य में आ गया। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल से संबंध व्यक्ति के उससे अलग होने पर दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, मतलब जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अब इसको भी समाप्त कर दिया गया। 92वां संशोधन 2003, ध्यान रखना है, 1/3 भी अब नहीं कर सकता है, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। दिमाग का भेजा फ्राई कर दिया है एकदम। 92वां संशोधन 2003, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को समावेशन है। 92वां संशोधन 2003 में आया। 93वां संशोधन 2006, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था।
संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। 94वां संशोधन 2006 इसके संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। 95वां संशोधन 2009 इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल्दी पढ़ते हैं। 96वां संशोधन अधिनियम 2011 संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़िया लिखा जाए। उड़िया के स्थान पर क्या लिखा जाए? ओडिया। पहले ऊ लिखा जाता था, अब ओ लिखा जा रहा है। यह भी किया गया 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उड़िया था उसके स्थान पर ओडिया लिखा जा रहा है। यह 96वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। ये तो फालतू का क्वेश्चन है। 97वां संशोधन 2011 इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी जो समिति है उनको एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 के 1 के ग और राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश। अनुच्छेद 43 के ख सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग जो 9 है, 9 के ख संविधान में जोड़ा गया। तो 97वां संविधान संशोधन सहकारी से रिलेटेड है, सहकारी समिति से रिलेटेड है, बस ध्यान में इतना रखना है। और सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार क्या है? तो एक मौलिक अधिकार है। सहकारी समिति जो है अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 19 के 1 के ग में है। राज्य के नीति निर्देशक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेशन अनुच्छेद 43 के ख कर रहा है और सहकारी समिति से नाम से एक नया भाग 9 के ख संविधान में जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 य से लेकर 243 य न तक है। तो सहकारी समिति कहाँ से आ रहा है? शुरुआत 243 य से 243 य न तक, नगर पालिका के बाद आएगा, ठीक ना। इसमें 9 के ख जोड़ा गया था, 9 के क तक था ना, और 9 के ख भी जोड़ा गया सहकारी समिति। ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहकारी समिति जो कि क्या बन गया है? तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समिति कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। 98वां संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उनको हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 98वां संविधान संशोधन उसके लिए 2012 में किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है इसकी स्थापना 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश में जो भूमि का हस्तांतरण किया गया था 2015 में किया गया था। कौन सा संशोधन करके? तो 100वां संशोधन करके 100 को आधा आधा बांट दिया गया। भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन 2015 इम्पोर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 2016 इसके द्वारा वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 के ख जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों के आयोग से परामर्श करेगी। 338 के क तक था, अब 338 का ख भी आ गया और ये किससे है? तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और संघ और राज्य सरकार जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक संवंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 साल के लिए बढ़ाते हुए
25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। बहुत आरक्षण दे रहा है। यह संशोधन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। 105वां संविधान संशोधन 2021 संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 338 के बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। अनुच्छेद 300 का ये भारत के संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा ही समाहित किया गया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में आया था। सबसे लेटेस्ट में देखिए कह रहा है कि यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। लोकसभा और विधानसभा में कितना परसेंट, तो 33% आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि कानून को अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा और लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों को निर्धारण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्षों तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ा भी सकता है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद 239 के ए में संशोधन करने का उल्लेख है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 239 के ए का कोई संदर्भ नहीं है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मामले में संबंधित है। इसी प्रकार 2023 का जो अधिनियम है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में भी चुप है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 मुख्य बिंदु। यह संशोधन 13 फरवरी 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करना था। यह विधेयक तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव करता है। तमिलनाडु की 7 जातियों को एक नई जातीय देवेंद्र कुल्ला वेलालर में समाहित करने का प्रस्ताव है। इन 7 जातियों के नाम भी सूची में उल्लिखित रहेंगे ताकि उनके प्रमाण पत्रों की वैधता बनी रहे। देवेंद्र कुल्ला में समाहित 7 जातियाँ हैं पल्लर है, कुदुम्बर है, पन्नाड़ी है, कलाडी है, कादयार है, देवेंद्र कुल्लथर है एवं विधि रियार है। तो ये संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 में आया था। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अंतिम तक बनने के लिए। हमारा पॉलिटी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।